मुख्य क्वांटम संख्या की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, यानी कि खोजकर्ता कौन है इसके, मुख्य क्वांटम संख्या की खोज की थी वो थे निल्स बोर नामक वैज्ञानिक। निल्स बोहर ने की थी। मुख्य क्वांटम संख्या में क्या पढ़ा जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या है वो कक्षा के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? कक्षा के बारे में। कक्षा को n से दर्शाते हैं, तो इससे मुख्य क्वांटम संख्या को यानी कि n से दर्शाते हैं। जैसे मान लो कि ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा है तो n बराबर 1 है, दूसरी कक्षा है तो n बराबर 2 है, तीसरी कक्षा है तो n बराबर 3 है, चौथी कक्षा है तो n बराबर 4 है, पांचवी कक्षा है तो n बराबर 5 है। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n की स्क्वायर होती है। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n की स्क्वायर होती है। जैसे मान लो ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, ये पांचवी कक्षा है। तो एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n की स्क्वायर होती है। या मैं ऐसे कहूं n बराबर 1, यानी कि पहली कक्षा है, पहली कक्षा को दर्शाते हैं k से। तो पहली कक्षा को k से, पहली कक्षा को दर्शाते हैं k से, तो दूसरी को k l m n o इस प्रकार से अंक दिए गए हैं इनको। पहली कक्षा को k, दूसरी को l, k l m n o। इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n की स्क्वायर। यानी कि अपने ऐसे कहते हैं एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बोलो कितनी होती है? वो होती है 2n की स्क्वायर। n यहां पर कक्षा की संख्या कहें या मुख्य क्वांटम संख्या है। जैसे अपने बात करें पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n की स्क्वायर। n का मान 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 की स्क्वायर, और 2 इंटू 1 की स्क्वायर का मान आएगा 2। यानी कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो दूसरी कक्षा में भी 2n की स्क्वायर आएंगे। n का मान यहाँ पर 2 है तो 2 की स्क्वायर 4, 4 दूआ 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने आ सकते हैं? तीसरी कक्षा तो n का मान 3 है तो 2n की स्क्वायर सूत्र होता है, 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूआ 18। तो ये इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18। चौथी कक्षा है तो n का मान कितना हो गया? 4। तो चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है? 2n की स्क्वायर। n का मान 4 हो जाएगा तो 4 की स्क्वायर 16, 16 दूआ 32। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं चौथी कक्षा में? 32। इसी प्रकार पांचवी कक्षा में कितने आ जाएंगे? n बराबर 5 रखोगे, 5 रखोगे तो 2n की स्क्वायर सूत्र लगाओगे तो 5 की स्क्वायर 25 दूआ 50। यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा में कितने आ सकते हैं? 50। इसी प्रकार से n बराबर 6, यानी कि छठी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। n बराबर 6 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बताओ? तो कैसे आई 72? सभी विद्यार्थियों के ध्यान में आ गया है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n की स्क्वायर। n का मान रखा 6 तो 6 हो जाएगा 36, 36 को 2 से किया तो 72, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 72 हो जाएगी। इसी प्रकार n बराबर 7 हो तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n की स्क्वायर से n का मान 7 रख दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? और ये आ जाएगा 98। वेरी गुड। तो n बराबर 7 रख दोगे तो यानी कि ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, इतने तो आ सकते हैं, इससे ज्यादा
नहीं आ सकती, कम आ सकते हैं। जैसे पहली कक्षा में अधिकतम 2 आ सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 50, छठी में 6, 6, 37, 2, 72, सातवीं में 7, 7, 49, 2, 98, आठवीं होती तो 8, 8, 64, 2, 128, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 128 आ सकते थे। तो इस प्रकार से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ये क्रम है। तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे कम आ सकते हैं लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं आ सकते। मुख्य क्वांटम संख्या, देखो ये नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन बैठे हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये n बराबर 1 है, इसका मतलब ये पहली कक्षा है। n बराबर 2 है, इसका मतलब ये कौन सी कक्षा है? दूसरी कक्षा है। और n बराबर 3 है, इसका मतलब ये कौन सी कक्षा है? तीसरी कक्षा है। इसी प्रकार से इसके ऊपर n बराबर 4 होगी तो वो कौन सी होगी? चौथी कक्षा होगी। n बराबर 5 होगी, वो पांचवी कक्षा होगी। n बराबर 6 होगी, वो छठी कक्षा होगी। इस प्रकार से n बराबर 7 और लास्ट में अपने कहते हैं कि n बराबर है, ऐसे चलता चलता कहां तक जाएगा? n बराबर अंत। कक्षाओं की संख्या कितनी हो सकती है? कक्षाओं की संख्या कितनी हो सकती है? अनंत कक्षाएं हो सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा को भी बताती है। दोबारा सुने, मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा को भी बताती है। ऊर्जा को कैसे बता सकती है ये? जैसे मान लो कि ऊर्जा का सूत्र आप जानते हो, नील्स बोर ने एक ऊर्जा का सूत्र दिया था कि En बराबर होता है -z² अपॉन n² इंटू 2 पाई की स्क्वायर me⁴ अपॉन h²। ये अपने ज्ञात करेंगे आगे क्या कैसे आया है। En बराबर ये ऊर्जा का सूत्र होता है। अब देखो इसमें 2 पाई का मान 22/7 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, एच प्लांक कांस्टेंट होता है जिसका मान 6.626 इंटू 10⁻34 होता है। यानी कि इन मानों का अपने को पहले से ही पता होता है। ये मान रखने के बाद में जो ऊर्जा का सूत्र आता है वो आता है -z² अपॉन n² इंटू, और ये मान रखने के बाद में ऊर्जा का सूत्र आया वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का सूत्र आ चुका है यहाँ पर, और इससे साफ पता चल रहा है कि ऊर्जा है वो n पर डिपेंड कर रही है। ऊर्जा है वो n पर डिपेंड कर रही है। मान लो कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? ये हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1² तो 1 ही होगी, तो कितना आ जाएगा? -13.6 अपॉन n² है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो n बराबर 1 हो, यानी कि होता क्या है ऊर्जा का सूत्र? E1 का मतलब है ये पहली कक्षा के लिए होता क्या है? 13.6 अपॉन n² होता है। और n बराबर क्या है यहाँ पर? 1 है, तो 13.6 अपॉन 1² तो ये आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर n बराबर 2 के लिए ऊर्जा निकालें तो ये E2 कहेंगे। n बराबर 2 के अंदर जो ऊर्जा होती है इसको E2 कहेंगे, और E2 का मान कितना हो जाएगा? 13.6 अपॉन n² है तो 2² माइनस का निशान है। माइनस केवल ये बताता है कि ये एनर्जी है वो आकर्षण की, अट्रैक्शन बल लग रहा है यहाँ पर। तो ये माइनस है इसके आगे, तो 2² है तो 4 का भाग देंगे तो आएगा ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार E3 निकालना हो तो -13.6 अपॉन 3² 9 का भाग देंगे तो आएगा 1.51। इसी प्रकार E4 निकालेंगे तो 13.6 अपॉन 4² ये आएगा 0.85। इसी प्रकार E5 आएगा 13.6 अपॉन 5² तो ये आता है 13.6 3.4 1.5 1.85 0.54 तो ये आएगा 0.54।
इस प्रकार से आता है। और ई अनंत का जो आएगा वो क्या होता है, ई अनंत की ऊर्जा, ई अनंत की ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है। यानी कि अधिकतम ऊर्जा अनंत पर होती है, बाकी ऊर्जा है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। E5 तक बताइए, E6 की निकालेंगे तो 13.6/6 की स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से है। अब देखो सीधा देखो, एनर्जी है E समानुपाती है 1/n की स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस का निशान और है। यानी कि n बढ़ता है तो ऊर्जा है वो कम होती है, लेकिन माइनस में कम होती है। कुल मिलाकर ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। n बढ़ता है तो ऊर्जा है वो बढ़ती है। एनर्जी से सीधा कनेक्शन है, n बढ़ता है तो ऊर्जा बढ़ती है। जैसे देखो n का मान 1 था तो ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, n का मान 2 होते ही -3.4 है, ऊर्जा बढ़ गई। पहले माइनस में 13.6 थी, अब माइनस में 3.4 है, ऊर्जा बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, यहाँ इनकी और इनकी ऊर्जा का गैप निकालें तो ये कितना गैप है, इनका गैप निकालें तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो तो ये आएगा 10.2 कि 13.6 में 3.4 घटाओगे तो कितना आएगा 10.2। ये फिर आएगा यहाँ वाला 12.1, 10.2 12.1, ये आएगा 12.85 और ये आ जाएगा 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो ये इतना गैप है, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। यानी कि अपने ऐसे कह दें, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है n बराबर 1 पर, इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाए तो यहाँ वाला यहाँ से छलांग लगाकर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ वाला। जैसे अपने नीचे बैठे हैं, अपने को ऊर्जा मिल जाए, थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए तो अपने छलांग लगाकर स्टूल पर बैठ जाएंगे, स्टूल वाला छलांग लगाकर मेज पर चढ़ जाएगा, मेज वाला छलांग लगाकर जैसे थोड़ा और ऊंचा चढ़ जाएगा। ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है तो छत पर चढ़ जाएगा, छत से कोई 2 मंजिली पर चढ़ जाएगा, कोई 4 मंजिली पर चढ़ जाएगा, और कोई पहाड़ पर चढ़ जाएगा छलांग लगाकर। यानी कि ऊर्जा मिलती है किसी को तो वो निम्न कक्षा से छलांग लगाकर उच्च कक्षा में चला जाता है। उच्च कक्षा में वह अल्प समय के लिए ठहरता है, फिर वापस निम्न कक्षा में आता है। तो ये बात तो और आगे विस्तार से अपने पढ़ेंगे, लेकिन अपने नॉर्मल तरीके से ये बताया कि n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है, और परमाणु में अधिकतम ऊर्जा अनंत पर होती है, और वो क्या होती है, शून्य होती है। क्योंकि n का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ रही है, और n का मान बढ़ने पर ऊर्जा अनंत पर पहुँचते पहुँचते शून्य होगी और अधिकतम होती है, क्योंकि बाकी ऊर्जा है वो सभी की क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब देखो मुख्य क्वांटम संख्या है वो ऊर्जा को तो बताती है, इसके साथ साथ मुख्य क्वांटम संख्या वेग को भी बताती है, त्रिज्या को भी बता सकती है। कैसे बता सकती है, क्योंकि त्रिज्या का सूत्र होता है वो क्या होता है, r बराबर n स्क्वायर बटे z इंटू एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर m की 2। ये मान रखने के बाद में r का मान जो आता है वो आता है n स्क्वायर बटे z इंटू 0.529 आता है। यानी कि r है वो n की स्क्वायर से सीधे समानुपाती है। यानी कि n बढ़ेगी तो r का मान भी बढ़ेगा, यानी कि n बढ़ेगी तो r का मान भी बढ़ेगा। और स्क्वायर के बराबर n बढ़ने पर r का मान तेजी से बढ़ता है। जैसे मान लो एक तो r2 है और एक r4 है, तो इसका अनुपात निकालें तो r2 है तो 2 की स्क्वायर, r4 है तो 4 की स्क्वायर, तो ये अनुपात आएगा 4:4 यानी कि 1:4 आएगा। यानी कि दूसरी और चौथी कक्षा है उसका अनुपात 1:4 आएगा। यानी कि कुल मिलाकर कहने का अर्थ है r n की स्क्वायर के समानुपाती। इसी प्रकार ये वेग को भी बता सकती है। वेग भी क्या होता है, z बटे n इंटू 2.188 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है। v और n एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि वेग
v और n एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। इसका कहने का अर्थ क्या है? v समानुपाती क्या है? 1/n है। v समानुपाती 1/n है। इसका मतलब जैसे ये नाभिक है, यहाँ पर एक ये कक्ष है, एक ये कक्ष है। n का मान क्या है? यहाँ पर कम है और n का मान क्या है? यहाँ पर अधिक है। तो n बढ़ रहा है तो v कम हो रहा है। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन तो तेजी से चक्कर लगाएगा और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चक्कर लगाएगा। यानी कि नाभिक के जो ज्यादा नजदीक होता है, जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन का वेग v1 कहें, इस इलेक्ट्रॉन के वेग को v2 कहें, तो v1 बड़ा है v2 से। यानी कि नाभिक के नजदीक वाले का वेग क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये तो है भाई मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी बताती है। कोणीय संवेग क्या बताती है? निल्स बोहर की द्वितीय अवधारणा में बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनका कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या कोणीय संवेग के बारे में भी बताती है। तो निल्स बोहर की द्वितीय अवधारणा क्या थी कि mvr बराबर nh/2π। mvr को कहा जाता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। और पूर्ण गुणज यहाँ पर ये क्या आती है? मुख्य क्वांटम संख्या आती है। इसका मतलब h/2π तो ये निश्चित मान होता है। n पता है तो उसका कोणीय संवेग भी पता है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो, और यह n होती है मुख्य क्वांटम संख्या होती है। इसके अलावा सकल कोणीय संवेग की भी क्या की जा सकती है? तरंग यांत्रिकी के अनुसार सकल कोणीय संवेग निकाला जा सकता है। कैसे? n प्लस 1 का अंडरूट h/2π से अपने n प्लस 1 का अंडरूट h/2π से सकल कोणीय संवेग निकाला जा सकता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या बहुत कुछ बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य रूप से कक्षा को बताती है। कक्षा का पता लग जाए तो ऊर्जा का भी पता लग जाता है, वेग का भी पता लग जाता है, कोणीय संवेग का भी पता लग जाता है। यानी कि काफी बातों को मुख्य क्वांटम संख्या बताती है।